हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। नहीं, ये कोई इंटरनेट ग्लिच नहीं है, बट यू नो व्हाट, जब भी कोई मैं मूवी के एकदम इंटेंस पार्ट में पहुंचता हूं तभी वीडियो साला बफर होने लगता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बट व्हाट इफ मैं कहूं बहुत ही जल्दी एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है जिसकी मदद से आप बड़े ही आराम से कोई भी सीरियल, मूवी या सीरीज बिना किसी भी रुकावट के देख सकते हो, और हां, वो भी बिना किसी इंटरनेट के। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन इस अनबिलीवेबल चीज को पहली बार इंडिया के द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने पॉसिबल करके दिखाया। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो डायरेक्टली वीडियोस और मल्टीमीडिया कंटेंट को आपके फोन पर ब्रॉडकास्ट करने वाली है, जस्ट लाइक रेडियो एफएम। और इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है D2M, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। बट इज दिस इवन पॉसिबल? एंड इफ यस, तो इस टेक्नोलॉजी का वर्किंग कैसे होगा और इसके क्या क्या फायदे होंगे? वेल, लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि मैंने पहले कहा, DOT और प्रसार भारती ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो IIT कानपुर की मदद से बहुत ही जल्द D2M टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एक रेडियो एफएम की तरह काम करेगी। इसे लॉन्च करने का मेन पर्पस है बिना सैटेलाइट और इंटरनेट की मदद से इमरजेंसी अलर्ट्स डायरेक्टली, रिलायबली ब्रॉडकास्ट करना। And now, as we all know, रेडियो 5 मेन चीजों पर वर्क करता है: ट्रांसमीटर, रिसीवर, एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर और स्पीकर। सो बेसिकली होता यह है कि रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से सिग्नल्स को कैरी करते हैं और फिर उन सिग्नल्स को रिसीवर एंड पर रिसीव करता है। जैसे ही सिग्नल्स रिसीव होते हैं, वैसे ही उन सिग्नल्स को एम्पलीफायर की मदद से स्ट्रेंथन किया जाता है और डीमॉड्यूलेटर में रेडियो वेव और इंफॉर्मेशन को सेपरेट करके स्पीकर की तरफ भेज दिया जाता है। और फिर लास्टली स्पीकर इंफॉर्मेशन को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक साउंड को ब्रॉडकास्ट करता है। सिंपल, राइट? वेल, शायद D2M में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इंस्टेड ऑफ ऑडियो इंफॉर्मेशन, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी सिग्नल्स को रिसीव करके एक वीडियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अब नॉर्मली जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डेटा सेंटर्स या यूं कहूं तो ट्रांसमीटर्स के सर्वर्स में स्टोर होती है, और ये डेटा सेंटर्स किसी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, आइडिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे कोई इंसान इंटरनेट पर कुछ सर्च करता है, तब इंटरनेट ब्राउजर सबसे पहले DNS में उस URL के IP एड्रेस को डिटेक्ट करता है। और बेसिकली DNS इज जस्ट लाइक आवर फोन डायरेक्टरी। जैसे फोन डायरेक्टरी में हर एक इंडिविजुअल का नाम, नंबर और एड्रेस मौजूद होता है, बिल्कुल उसी तरीके से DNS में हर एक वेबसाइट से लेकर हर एक ऐप का IP एड्रेस मौजूद होता है। अब जैसे ही उस इंसान के द्वारा सर्च किए हुए URL का IP एड्रेस डिटेक्ट होता है, वैसे ही ऑप्टिकल केबल या सैटेलाइट के जरिए उस IP एड्रेस को ISP तक सप्लाई किया जाता है, और उसके बाद ISP उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट यानी कि बिट्स में हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप तक सप्लाई कर दी है। बेसिकली इस तरीके से इंटरनेट जो आप यूज करते हो आप तक पहुंचता है। आई नो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस साउंड कर रहा होगा, और एग्जैक्टली इसी कॉम्प्लिकेशन को D2M टेक्नोलॉजी दूर करने वाली है। अब D2M टेक्नोलॉजी स्ट्रीमिंग को बहुत ही आसान बना देगी, यानी क्रिएटर्स की संख्या भी बढ़ने लगेगी इन द फ्यूचर। और इस बढ़ते इकोसिस्टम का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। अब मेरे व्यूअर्स, आप एक क्रिएटर होंगे या तो किसी क्रिएटर को फॉलो जरूर करते होंगे। जैसे मैं एक क्रिएटर हूं, हमारे पास मनी अर्निंग के काफी ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूट्यूब एड्स, ब्रांड कोलैब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर एक व्यूअर, आप अच्छा खासा साइड इनकम अर्न कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट और हाईली पेइंग ऑप्शन जो काफी क्रिएटर्स मिस कर देते हैं, वो है अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को शेयर करके पेड टू व्यू कंटेंट बनाना, जिसके लिए व्यूअर्स अच्छा खासा पैसा पे करने को रेडी है। वेल, रिगी ऐप पर आप एग्जैक्टली यही कर सकते हो। इस ऐप का बेस्ट फीचर है कि आप अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो थ्रू पेड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, जिसका आप मंथली, क्वार्टरली या एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल रख सकते हो। फ्यूचर कम्युनिटीज का ही होने वाला ये हर कोई जानता है। प्लस आप 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हो, जो देता है आपके फैंस को आपसे कंसल्ट करने का सीधा मौका। अगर आप क्रिएटर नहीं भी हो, आपका कुछ तो पैशन होगा या फिर कोई ऐसा स्किल, नॉलेज या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आप अपने सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उससे मनी अर्न कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो इस ऐप को, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से, और अपने नॉलेज को मोनेटाइज करो। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे हम बात कर रहे थे कि D2M टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने वाली है, और जानना चाहते हो कैसे? वेल, अगर फ्यूचर में सच में ऐसा हुआ कि सच में ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, इससे 3 सेक्टर्स को मेजरली काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहला सेक्टर होगा कंज्यूमर का सेक्टर, यानी कि हम। यू सी 2021 में जब एक रिपोर्ट निकाला गया था, तब ये बात सामने आई थी कि इंडिया में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और 2026 तक ये आंकड़ा 1 बिलियन पार करने वाला है। और इतने सारे यूजर्स हर महीने इंटरनेट के लिए 400 से 500 रुपए खर्च करते हैं। सो अगर ओवरऑल हम काउंट करने जाए तो इंडिया में मंथली 30 से 40 करोड़ रुपीस
इंटरनेट पर इन्वेस्ट होता है और वाईफाई के चार्जेस तो हमने काउंट ही नहीं किए। और फिर इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें क्या मिलता है? सिर्फ 2 GB पर डे जितना डेटा, जिसमें हम एक मूवी तक हाई डेफिनेशन में ढंग से नहीं देख सकते। और वहीं पर अगर मैं D2H टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसके भी मंथली प्लान्स अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपीज रहते हैं। पर D2H में हम कितने भी चैनल्स 24 आवर्स के लिए बिना रुके देख सकते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर D2M के लिए भी कुछ प्लान्स होंगे तो वो भी D2H जैसे एकदम कॉस्ट एफिशिएंट होंगे। और इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा कंज्यूमर को, वीडियो ट्रैफिक कम, वीडियो बफरिंग कम, और हम कंटिन्यूअसली एक सुपर क्वालिटी वीडियो को देख पाएंगे, जिससे इवेंचुअली व्यूअरशिप और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा। नाउ आई नो ये सब सुनने के बाद आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर इंटरनेट नेटवर्क ही नहीं होगा तो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली बड़ी बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज तो लॉस में चली जाएगी। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्मार्टली इन्हीं सब कंपनीज को तो इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। यू रिमेंबर, अभी थोड़े समय पहले मैं बात कर रहा था कि कैसे D2M वर्क करेगा, तो उसमें एक रिसीवर टावर की जरूरत थी, राइट? और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो सभी टावर्स इन्हीं ISP कंपनीज के ही तो होंगे। उनके टावर्स की मदद से ही ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो पाएगी, यानी कंपनीज का भी फायदा और साथ ही गवर्नमेंट का भी फायदा, क्योंकि गवर्नमेंट को नए टावर्स खड़े नहीं करने पड़ेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ, जो है ब्रॉडकास्टर्स। बेसिकली इसमें कोई भी ब्रॉडकास्टर किसी भी कंटेंट को एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और अगर एजुकेशनल कंटेंट भी ब्रॉडकास्ट होने लगा तो ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे उनके लिए पढ़ाई थोड़ी और आसान हो जाएगी, क्योंकि यू सी जब पिछले 2 साल के लिए लॉकडाउन में स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, तब जो 463 मिलियन बच्चे इंटरनेट नहीं होने की वजह से पढ़ नहीं पाए थे वो भी अब फ्री में पढ़ पाएंगे। उसके बाद एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर के साथ कौन से फील्ड को ज्यादा फायदा होगा? वेल, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज को। और ये कैसे? वेल, अगर मैं YouTube एड्स की बात करूं तो इसमें उन्हीं एड्स को प्रमोट किया जाता है और उन्हीं एड्स के पैसे मिलते हैं जो स्किप नहीं होते। अगर 5 से 6 सेकंड्स के अंदर किसी भी नॉन स्किपेबल एड को बंद कर दिया तो वो एड्स प्रमोट होना बंद हो जाते हैं और उसके पैसे एड्स देने वाली कंपनी को नहीं मिलते। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं रेडियो स्टेशन की बात करूं तो वो स्मार्टली 2 कंपनीज की मदद से जो है नीलसन और AQH लिसनर्स को ट्रैक करके एड्स को प्ले करते हैं। सिंपली ये दोनों कंपनीज 15-15 मिनट के इंटरवल्स में हर एक चैनल पर ट्यून्ड नंबर ऑफ ऑडियंस को ट्रैक करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कौन से टाइम पर लिसनर्स ज्यादा एक्टिव है और एग्जैक्टली कौन से चैनल पर। और जैसे ये डेटा रेडियो स्टेशन तक पहुंचता है, रेडियो स्टेशंस उसी समय एड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, सो दैट एड स्किप करने का कोई चांस ही नहीं होता। अब क्योंकि D2M भी रेडियो FM की तरह ही वर्क करने वाला है, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा होगा और उनका मंथली रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। और सिर्फ एड कंपनीज को ही नहीं, इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को भी होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर नहीं समझ रहा कैसे, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप सभी ने पेटीएम के बारे में तो सुना ही होगा। सो बेसिकली पेटीएम में होता यह है कि पहले हमें बैंक से पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं और फिर तब जाके हम किसी और को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद फिर यूपीआई को इन्वेंट किया गया, जिसकी मदद से हम 1 रुपए से लेके 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बैंक टू बैंक ही कर सकते हैं। अब इसका फायदा हमें कितना हुआ, ये आप इस स्टैटिस्टिक को देखकर ही समझ सकते हो। विद इन 6 years, इंडिया की 71% पॉपुलेशन इसे यूज करने लगी। सो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि D2M के केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा बिजनेस जनरेट हो। This could well be like a big disruptor of internet. Now you tell me, overall ये सब सुनने में काफी इंटरेस्टिंग जरूर लग रहा होगा, but you know, जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा था तब मुझे इस प्रोजेक्ट के हर एक बेनिफिट में कई फ्लॉज भी नजर आ रहे थे। Now I could be wrong as well, but फिर भी मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली वो कौन से फ्लॉज थे। So इस पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ्लॉ है इसका मॉडल। देखो, इनका आइडिया तो सही है, लेकिन आप ही सोचो, जब भी हम रेडियो FM सुनते हैं तब उसमें भी कई बार नेटवर्क ना मिलने की वजह से खर खर आवाज सुनाई देती है। एंड नॉट जस्ट दिस, अगर मैं D2H को भी देखूं तो रेनी सीजन में जैसे ही क्लाउड्स आते हैं या हैवी रेनफॉल होना शुरू हो जाती है, वैसे ही सिग्नल्स के इश्यूज चालू हो जाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट इसे FM या D2H जैसे ही बनाने वाली है तो क्या यही प्रॉब्लम्स D2M में नहीं आएंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या? यानी इंटरनेट बफरिंग के सोल्यूशन के लिए क्रिएट की हुई टेक्नोलॉजी खुद ही आगे जाके बफर क्रिएट करने वाली है। सो यहाँ पर डेफिनेटली एन अपग्रेडेशन इज नीडेड।
चलो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज की ओर, जो दिखने में तो एडवांटेज लगता है बट एक्चुअली में देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया 5G और 6G नेटवर्क पर काम कर रहा है और इन दोनों नेटवर्क्स का कोई लॉस ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट 5G के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। यानी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड दोनों होगा, व्हिच सिंपली मींस D2M मंथली पैक तो खरीदना पड़ेगा और उसके साथ डेटा पैक्स भी खरीदना पड़ेगा। तो इसमें काइंड ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी तो कहीं पर नहीं आ रही। या होपफुली आप जानते हो कि D2M में आप सिर्फ ब्रॉडकास्ट हो रहे मूवीज और मल्टीमीडिया ही देख पाओगे और इसीलिए मार्केट में 5G और 6G नेटवर्क्स की भी जरूरत होने ही वाली है। तो डेटा पैक आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मन चाहा अगर कुछ देखना है तो इंटरनेट ही यूज करना पड़ेगा। अब रही बात इंटरनेट ट्रैफिक की, तो आप ही सोचो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टावर है और D2M, सेम टावर से ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड दोनों चीजें। दैट मींस जहां पर ISP टावर्स पर सिर्फ इंटरनेट यूजर्स थे, वहीं पर अब D2M यूजर्स भी बढ़ जाएंगे। तो इससे इंटरनेट ट्रैफिक क्या कम होगा या और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? और इसमें भी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो पर्सनलाइज कंटेंट से लेकर हर एक शहर में क्या चल रहा है वो सिटी टू सिटी ब्रॉडकास्ट करेंगे, which can potentially create only chaos in signals. But हाँ फ्रेंड्स, ये सब हमारे स्पेक्यूलेशंस है, क्योंकि रिसेंटली अब ये टेक्नोलॉजी के बारे में अनाउंस किया गया, तो फिर फ्यूचर में हमारे कुछ प्रेडिक्शंस गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करने का सोचा ही है तो ऑब्वियसली उन्होंने इस पर बहुत सा रिसर्च किया होगा और कुछ प्रॉमिसिंग सा टेबल पर जरूर आने वाला है। पर आपको क्या लगता है, अगर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई तो क्या वो फीजिबल होगी कॉमन यूजर्स के लिए, या फिर इसके रेट्स को भी इंटरनेट सर्विसेज के रेट के साथ मैच कराया जाएगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला या आप एक्साइटेड हो इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।